हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ब्रेन ट्यूमर, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसका एक टाइप जो होता है अकॉस्टिक न्यूरोमा। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर का एक टाइप होता है अकॉस्टिक न्यूरोमा। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे होता है और इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो अकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है वो हमारी वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, जो कि हमारी कान को सप्लाई करती है, हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए जरूरी है, सुनने के लिए जरूरी नर्व होती है क्रेनियल नर्व, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। अगर वहां पे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाए या मास डेवलपमेंट हो जाए एबनॉर्मली, तो कंडीशन बन जाती है ब्रेन ट्यूमर की, यानी कि अकॉस्टिक न्यूरोमा की। ठीक है, जिन्हें अकॉस्टिक न्यूरोमा होता है, जिनमें अकॉस्टिक न्यूरोमा डेवलप होने लगता है, पहले तो ये कि अकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है बहुत स्लो ग्रोथ का ट्यूमर होता है, ये बहुत धीमे धीमे ग्रोथ में आता है। तो जिन लोगों को अकॉस्टिक न्यूरोमा की कंडीशन रहती है, उनमें इस ट्यूमर के बढ़ने की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ अकॉस्टिक न्यूरोमा कान के पास होता है ये नर्व हमारी। तो इसी कारण से हम पेशेंट में, अकॉस्टिक न्यूरोमा के पेशेंट में हियरिंग लॉस की पहली सिम्टम जो होता है हियरिंग लॉस, यानी कि सुनने की क्षमता का चले जाना या धीमा हो जाना जैसी कंडीशनें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अकॉस्टिक न्यूरोमा के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये कंडीशन भी देखने को मिलती है कि उनके कानों में हमेशा पूरे टाइम एक गूंज, चहचहाहट या फिर एक रिंग या बैल जैसा साउंड हमेशा बना रहता है। अकॉस्टिक न्यूरोमा होने का क्या कारण है, ये किस वजह से होता है? ये एक जीन म्यूटेशन की कंडीशन है। हमारे क्रोमोसोम्स में, हमारे जीन्स में क्रोमोसोम नंबर 22 एक ऐसा जीन होता है जो कि एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में जो ट्यूमर सेल की ग्रोथ को सप्रेस करे, थामे या रोके। पर कुछ ऐसे फैक्टर जो कि अननोन है वो इस जीन म्यूटेशन को बदल देते हैं। इस कारण से, जीन म्यूटेशन के कारण से ब्रेन ट्यूमर अकॉस्टिक न्यूरोमा होता है। अकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है फैमिली टू फैमिली कैरी करता है, और अगर आपके पेरेंट्स को अकॉस्टिक न्यूरोमा है या ऐसा कोई कंडीशन है, तो आपको 50% चांसेस रहते हैं कि बच्चे को भी अकॉस्टिक न्यूरोमा हो सकता है, और 50% चांसेस होते हैं कि नहीं हो सकता। पर चूंकि ये जीन्स में रहता है हमेशा, तो इसका जो हमारी बॉडी का जीन मेमोरी रखने का जो एक प्रॉपर्टी होती है, उस कारण से अकॉस्टिक न्यूरोमा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे अकॉस्टिक न्यूरोमा के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अकॉस्टिक न्यूरोमा का जो ट्रीटमेंट होता है वो वेरी करता है। हमेशा इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि जो ट्यूमर है वो किस साइज का बना है, किस ग्रोथ में वो है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अकॉस्टिक न्यूरोमा का जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। तो इसका ट्रीटमेंट भी हमेशा इन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि वो कितने साइज का है, कितने का है, और उसकी ग्रोथ कितनी है, स्लो है या फास्ट है, बड़ा है या छोटा है। जिन्हें अकॉस्टिक न्यूरोमा हुआ है उनकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ कैसी है? ठीक है,
पता चल रहा है सर्जरी कर दी, कीमोथेरेपी कर दी, पर बॉडी में ग्रोथ बहुत स्लो है। बॉडी ओल्ड एज जैसे लोग होते हैं जो जिनमें क्या होता है, एक वक्त के साथ बॉडी में डीजनरेशन आने लगता है। तो अगर ओल्ड एज के लोगों में हम अगर सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं और उसका इनपुट यानी कि उनका आउटपुट, उनकी रिकवरी नहीं आ पाती है, तो ऐसे में डिपेंड करता है कि हेल्थ किसकी कितनी अच्छी हो, उस हिसाब से हम बॉडी का ट्रीटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। किसी किसी लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, सर्जरी के बाद उन्हें कार्डियक अटैक आने के चांसेस रहते हैं, अस्थमा रहता है, और किसी किसी को माइग्रेन की दिक्कत रहती है, या किसी को ब्रेन इंजरी हुई हो या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो, पैरालिटिक कंडीशन है। तो ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं कि बॉडी की हेल्थ अच्छी है या नहीं है, सर्जरी के लायक पेशेंट है या नहीं है। फिर आता है सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। सिवियरिटी कितनी है, ये जो कानों में सुनाई नहीं देना और साथ में पूरे टाइम कानों में गूंज बने रहना। अब हमारी फेशियल नर्व भी हमारे कान के पास से ही आती है। फेशियल नर्व के पास से हमारा वेस्टिब्लो-कॉक्लियर नर्व आती है, और यहीं पे हमारा होता है अकॉस्टिक न्यूरोमा। तो कभी कभार क्या होता है, ट्यूमर अगर बड़ा हो जाता है तो ये फेशियल नर्व पे भी कंप्रेशन डालने लगता है, जिस कारण से क्या कंडीशन बनती है कि हमारी फेस की मसल्स में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, जिसे हम फेशियल पाल्सी भी कहते हैं। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है, ये डिपेंड करता है सिवियरिटी कितनी है सिम्टम्स की। कहीं फेशियल नर्व तो नहीं कंप्रेस हो गई है, फेस के एक्सप्रेशन तो नहीं जा रहे हैं, मसल्स तो नहीं कमजोर हो रही है फेस की। इन सब सिवियरिटी पे भी इसका ट्रीटमेंट हमेशा डिपेंड करता है। अकॉस्टिक न्यूरोमा को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर एक या उससे ज्यादा तरीकों का आपको ऑप्शन दे सकता है, जैसे कि मॉनिटरिंग, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और इनसे क्या बेनिफिट है और कैसे दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। मॉनिटरिंग। अगर बहुत छोटे साइज का अकॉस्टिक न्यूरोमा है जो कि ग्रो नहीं हो रहा है, या फिर हल्का हल्का ग्रो होता है, बहुत स्लो ग्रोथ है, या फिर उसके थोड़े या ना के बराबर लक्षण है। ठीक है, अगर अकॉस्टिक न्यूरोमा में जो ट्यूमर का साइज है वो बहुत छोटा है और बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और इसके कॉजेज में बहुत थोड़े या ना के बराबर के लक्षण हैं, तो डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसे मॉनिटरिंग में रखना चाहिए, सिर्फ मॉनिटर करना चाहिए, इसे हम ट्रीट नहीं करते हैं अभी। ठीक है, मॉनिटरिंग जैसी चीजें हम उन्हीं लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं जिनमें ओवरऑल हेल्थ उनकी अच्छी ना हो, जैसे कि ओल्डर एडल्ट। ठीक है, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है, ठीक है, जिसको हम सर्जरी या रेडियोथेरेपी इन सबको दें तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा दे, जैसे कि हमारे मिड एज के जो लोग होते हैं वो, या यंगर एज के लोग हो वो, तो इनमें रिकवरी आने के चांसेस अच्छे रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम इजीली मॉनिटरिंग नहीं करवाते हैं, सर्जरी प्रोसीजर में भेजते हैं, और जो ओल्डर एडल्ट होते हैं हम सिर्फ उन्हें ही रिकमेंड करते हैं मॉनिटरिंग का। अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है मॉनिटरिंग,
तो उसकी रेगुलर इमेजिनिंग और हियरिंग टेस्ट होंगे जो कि 6 से 12 मंथ में होते रहेंगे। ठीक है, यानी कि 1 साल में 2 बार। ये देखने के लिए कि ट्यूमर कितना ग्रो हो रहा है, कितने जल्दी ग्रो हो रहा है या ग्रो नहीं हो रहा है। अगर स्कैन में ये शो होता है कि ट्यूमर जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, और ट्यूमर क्या कर रहा है, सिम्टम्स को और इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो दूसरी डिफिकल्टीज और बढ़ती जाती हैं। इस कारण से हम अब फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेल की ग्रोथ, जो ट्यूमर सेल है उसकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं है, बढ़ती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो मॉनिटरिंग के बाद अब हमारा आता है सर्जरी। अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो इसमें हम अकॉस्टिक ट्यूरमा की सर्जरी करके उसे रिमूव कर देते हैं। तब जब अगर ट्यूमर कंटिन्यूअसली बहुत ग्रो कर रहा हो, तब बहुत बड़ा हो गया हो और सिम्टम्स को बढ़ाते जा रहा हो, तो सर्जन क्या करेगा, काफी टेक्निक्स है रिमूवल के लिए, अकॉस्टिक न्यूरोमा के रिमूवल के लिए, पर डिपेंड करता है ये हमेशा साइज ऑफ ट्यूमर पे, उसकी सुनने की क्षमता पे और बाकी कई फैक्टर्स पे। ठीक है, तो सर्जरी हम तभी करेंगे जब जो ट्यूमर है वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा हो, तो बहुत बड़ा हो तो, या सिम्टम्स बढ़ाते जा रहा हो तो, इन कंडीशन में ही हम अकॉस्टिक न्यूरोमा की सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी का क्या गोल होता है? सर्जरी का गोल होता है कि वो रिमूव करे ट्यूमर को, ठीक है, प्रिजर्व करे, बचा के रखे, बचाने की कोशिश करे फेशियल नर्व को, ताकि फेशियल पैरालिसिस ना हो। ठीक है, अगर एंटायर ट्यूमर रिमूव कर दिया है तो ये पॉसिबल होता है कुछ ही केसेस में, नहीं तो कुछ पोर्शन ही कट करते हैं। अगर ट्यूमर को बहुत पास से क्लोजली उसको रिमूवल कर दिया है तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि वो ईयर कैनाल के पास है, तो कहीं फेशियल नर्व या ब्रेन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें डैमेज ना हो जाए। तो हमारा सबसे बड़ा गोल है कि अगर रिमूव करना है ट्यूमर तो जितनी चाहने हैं पूरी कोशिश करके प्रिजर्व करना है कि फेशियल नर्व में फेशियल पैरालिसिस ना आ जाए। ठीक है, सर्जरी जो हो रही है कॉस्टिक न्यूरोमा की, इसे परफॉर्म करते हैं जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। ठीक है, रिमूव करते हैं ट्यूमर को इनर ईयर से या फिर विंडो ऑफ योर स्कल से, यानी कि खोपड़ी में होल करके रिमूव करते हैं, या इनर ईयर से ही डायरेक्ट रिमूव कर लेते हैं। कभी कभार सर्जिकल रिमूवर जो होता है ट्यूमर का, वो क्या होता है, वर्स कर देता है सिम्टम्स को और खराब कर देता है। अगर हियरिंग, बैलेंस और फेशियल नर्व इरिटेट हो रही हैं या डैमेज हो गई हैं ऑपरेशन के दौरान, तो ठीक है, सर्जिकल रिमूवल की कंडीशन आई ट्यूमर की, और अगर उस टाइम लापरवाही से सर्जिकल रिमूवल हुआ, तो अगर गलती से नर्व्स इरिटेट हो गई या डैमेज हो गई हैं हमारे हियरिंग नर्व, बैलेंस नर्व, फेशियल नर्व, तो जो सिम्टम आते हैं अकॉस्टिक न्यूरोमा के, वो धीरे धीरे वर्स होते जाएंगे। हियरिंग जो होती है ये तब भी चली जाती है अगर सर्जरी के साइड हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और हमने उसमें कुछ कंप्रेशन रिमूव करते टाइम बढ़ा दिया हो, तो बैलेंस और हियरिंग जैसी चीजें चली जाती हैं। इस तरीके से देखिए, ये स्कल
विंडो ओपन करके की गई सर्जरी है अकॉस्टिक न्यूरोमा के लिए। अब आता है ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशन कि अकॉस्टिक न्यूरोमा की सर्जरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है कि जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कहीं घाव या नाक से बहने ना लगे, हियरिंग लॉस यानी कि सुनने की क्षमता ना चली जाए, फेस की मसल्स में वीकनेस और नमनेस ना आ जाए, जिसे ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया भी कहते हैं, पूरे टाइम कानों में एक बेल सुनाई देती है, बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, हमेशा सर दर्द बना रहता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है सीएसएफ फ्लूइड का यानी कि मेनिंजाइटिस का, और बहुत कम स्ट्रोक या फिर ब्रेन ब्लीडिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशन में सर्जरी के बाद सीएसएफ फ्लूइड जो होता है वो लीक होने लगता है कभी कभार वुंड या नोज में से, सुनने की क्षमता चली जाती है, फेशियल वीकनेस चली जाती है, नमनेस हो जाती है, कानों में गूंज बनी रहती है, बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, हेडेक बना रहता है, इन्फेक्शन रहता है सीएसएफ फ्लूइड में, और काफी बहुत सारी कंडीशंस के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। अब आता है हमारा रेडिएशन थेरेपी। कई तरीके के टाइप की रेडिएशन थेरेपी हम यूज करते हैं अकॉस्टिक न्यूरोमा में। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है हमारी स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। इसके लिए आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा कई तरीके की टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी, जिसमें से एक है आपकी स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ट्यूमर का साइज 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर से कम हो तो। ठीक है, और अगर अडल्ट और ओल्डर जो होते हैं या फिर जो टॉलरेट नहीं कर पाए सर्जरी को किसी हेल्थ रीजन के कारण, तो ऐसे पेशेंट को हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। जो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो थेरेपी होती है इसमें हम गामा नाइफ रेडियो सर्जरी का उपयोग करते हैं। बहुत छोटा टिनी गामा रेज जो होता है उसे हम डिलीवर करते हैं टारगेटेड डोज पे। रेडिएशन का जो टारगेट डोज होता है उसे हम डिलीवर करते हैं ट्यूमर पे विदाउट उसके आसपास के टिश्यू को डैमेज किए हुए या इंसिजन यानी कि कट मारे हुए। ठीक है, तो ये हमारा स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। तो इस तरीके की स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होती है जिसमें गामा रेज निकलती है, टारगेटेड एरिया पे हम सारी गामा रेज को छोड़ते हैं। जो गोल होता है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी का वो होता है कि उसमें ग्रोथ जो हो रही है ट्यूमर की उसको रोकना है, प्रिजर्व करना है फेशियल नर्व के फंक्शन को जितना पॉसिबल हो सके, सुनने की क्षमता को भी प्रिजर्व करना है। इसमें कई वीक, मंथ, ईयर लग सकते हैं। अगर आप रेडियो सर्जरी की कोई इफेक्ट आपको नोटिस नहीं हो रहा है साइड इफेक्ट, तो ये वीक्स, मंथ और ईयर्स में आपको टाइम लग सकता है। आप इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग करवाएंगे तो प्रोग्रेशन के साथ साथ क्या होगा, अगर कोई प्रोग्रेशन है तो पता चल जाएगा हमने कितना प्रोग्रेशन किया है, ट्यूमर तो नहीं वापस आ रहा है, फॉलो अप लेते रहेंगे, हियरिंग टेस्ट होते रहेगा, तो ये सारी चीजें भी क्लियर रहती हैं। अब हम बात करेंगे कि रेडियो सर्जरी के बाद
क्या क्या रिस्क देखने को हमें मिल सकते हैं। तो इसमें रिस्क जो आता है रेडियो सर्जरी का, उसमें आता है सबसे पहला हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता का चला जाना, कान में हमेशा गूंज बने रहना, फेस की मसल्स में वीकनेस और नमनेस रहना, बैलेंस यानी कि शरीर की स्थिरता का चला जाना, ग्रोथ का बढ़ते रहना कंटिन्यूस। ये रिस्क फैक्टर जो है हमारी रेडियो थेरेपी या रेडियो सर्जरी में देखने को मिलते हैं। अब आता है हमारा स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। इसमें फ्रैक्शिनेटेड स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी डिलीवर की जाती है छोटे डोज के रेडिएशन में ट्यूमर पर काफी सारे सेशन के थ्रू। ठीक है, जो हमारा एसआरटी है इसे हम कर्व में देते हैं ताकि ये ग्रोथ जो है ट्यूमर की वो आसपास के किसी और टिश्यू को डैमेज किए बिना उसे हील कर सके। ठीक है, तो ये हमारा हुआ स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। फिर आता है हमारा प्रोटॉन बीम थेरेपी। इस टाइप की रेडिएशन थेरेपी में हम हाई एनर्जी की बीम को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं उन्हें डिलीवर करते हैं अफेक्टेड एरिया पे टारगेट डोज बनाकर, ताकि वो ट्रीट करे ट्यूमर को और रेडिएशन के एक्सपोजर को भी मिनिमाइज करे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हम डायरेक्ट जब किसी ट्यूमर पे डालते हैं तो इजीली वो उसे हील करते हैं। कुछ रेडिएशन बीम्स उसको क्रॉस करके आगे निकल जाती हैं, बट प्रोटॉन बीम थेरेपी जो होती है इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो सिर्फ टारगेट को ही टारगेट करते हैं। ठीक है, अब आती है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हमेशा आफ्टर दी सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी हम ले सकते हैं, बिफोर भी ले सकते हैं बट किसी से कंसल्ट करके। सबसे पहला हमारा हेड एक्सरसाइज में आता है बेंडिंग, हेड बेंडिंग। आप इसे ये सिटिंग पोजीशन में या स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। सिटिंग पोजीशन में अगर आप करते हैं तो आपको बेंड करना है, आपके हेड को नीचे की तरफ फ्लोर की तरफ देखना है, फिर वापस से अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाना है और ऊपर की छत की तरफ देखना है। जब आप नीचे करेंगे सर तो आपकी आईज का फोकस नीचे जमीन पे रहेगा, जब आप ऊपर करेंगे सर तो उसका फोकस आपका दीवार पे रहेगा ऊपर की छत पे। ये जो एक्सरसाइजेस हैं वर्टिगो के लिए भी होती है, चूंकि हमारा अकाउस्टिक न्यूरोमा जैसी कंडीशन में बैलेंस और वर्टिगो बनता है, तो ये एक्सरसाइजेस हम बैलेंस के लिए भी दे सकते हैं और अकाउस्टिक न्यूरोमा पेशेंट को दे सकते हैं, वर्टिगो को भी पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स, स्टॉप करना है, वेट करना है कि कोई आपको चक्कर, डिजीनेस, निस्टैग्मस जैसी चीजें तो नहीं आ रही हैं। 30 सेकेंड तक आपको ये नोटिस करना है, फिर इसी प्रोसीजर को फिर से रिपीट करना है। ठीक है, फिर आता है टर्निंग साइड टू साइड। सिटिंग पोजीशन में आपको टर्न करना है हेड को राइट और फिर लेफ्ट साइड। आपको ये ध्यान रखना है कि हेड अगर टर्न हो रहा है तो उसके साथ साथ आपकी आंखें भी टर्न होंगी। ठीक है, अगर आपका हेड जिस स्पीड से टर्न हो रहा है उसी स्पीड से हमें नेक को भी टर्न करना है, बट इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना है कि उसमें जर्क आ जाए या स्ट्रेन आ जाए। पहले स्लो करना है फिर फास्ट करना है, फिर वापस से रिटर्न पोजीशन में आ जाना है, 10 टाइम्स रिपीट करना है और 30 सेकेंड के लिए फिर से वेट करना है तब तक जब तक कि आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं चक्कर आने के, घबरा और डिजीनेस के, निस्टैग्मस के, वो रिजॉल्व हो जाए, फिर इसे रिपीट करना है। ये देखिए इस तरीके से हेड को टर्न करना है और अगर डिजीनेस इम्प्रूव हो गई है फिर आपको हेड
एक्सरसाइज करनी है आंखें बंद करके। अभी आप कर रहे हैं आंखें खोल के, पर अकॉस्टिक न्यूरोमा के पेशेंट में स्टार्टिंग में चक्कर आते हैं। अगर ये रिजॉल्व हो गए हैं तो फिर आपको नेक्स्ट चैलेंज में लाना है कि अब आपको ये एक्सरसाइजेज जितनी भी बताई गई हैं वो आंखें बंद करके करना है। ठीक है। फिर आता है सिटिंग में ही शोल्डर श्रग। शोल्डर श्रग में आपको कंधे ऊपर की तरफ उचकाने हैं और फिर रिलैक्स लाना है। ठीक है। अब आता है रोटेट हेड, शोल्डर और ट्रंक। आपको चेयर में सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। रोटेट करना है सिर्फ अपर बॉडी को, राइट टू लेफ्ट, आंखें खोल के। फिर इसे रिपीट करना है आंखें बंद करके। फिर से अपर बॉडी को रोटेट करना है लेफ्ट से राइट, आंखें खोल के। फिर इसे रिपीट करना है आंखें बंद करके। ठीक है। रोटेट करना है हेड, शोल्डर और ट्रंक को 20 टाइम्स ईच। फिर बेंडिंग फॉरवर्ड, यानी कि चेयर पे बैठने के बाद आगे की तरफ झुकना है और आप चाहे तो आगे कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, उसे उठाएं और अपनी पास रखें। सामने की तरफ बैंड हो, टच करें ग्राउंड को, फिर वापस आए, ये भी कर सकते हैं। या तो कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए या फिर फ्लोर को ही टच करके ऊपर आ जाइए। पहले आप इसको आंखें खोल के करेंगे, फिर धीरे धीरे जब आपके सिम्टम्स रिजॉल्व होने लगेंगे तो फिर आप इसे करेंगे आंखें बंद करके। अब आता है हमारा आई मूवमेंट। आई मूवमेंट हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि इससे हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। आई मूवमेंट में हेड जो होगा वो एक ही जगह स्टिल होगा, सिर्फ हमारी आंखें मूव करेंगी। जैसे कि पहले हम हमारे नोज के ऊपर एक फिंगर रखेंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आईज भी ऊपर देखेंगी, नीचे लेके आएंगे आईज भी नीचे देखेंगी, हेड एक ही जगह पे रहेगा। लेफ्ट लेके जाएंगे, आंखें लेफ्ट जाएंगी, राइट लेके जाएंगे, आंखें राइट आएंगी। फिर हमें नोज पे रखनी है ये उंगली, तो फिंगर ऑफ द टिप जो है नोज पे उसे हमें रखना है और दूर लेके जाना है, फिर रखना है नोज पे, फिर दूर लेके जाना है। तो इस तरीके का आई मूवमेंट हम करवाएंगे। अब आता है स्टैंडिंग में। स्टैंडिंग में हमें करना है सिट टू स्टैंड, यानी कि चेयर पे बैठना है और खड़े होना है। पहले जब आप करेंगे चेयर पे बैठना और खड़े होना तो आंखें खोल के करेंगे। फिर जैसे जैसे आपके सिम्टम्स रिजॉल्व होते जाएं तो फिर आप इसे आंखें बंद करके करें। फिर स्टैंडिंग पोजीशन में ही हमें हील टू टो स्टैंडिंग करना है, यानी कि एक फुट दूसरे फुट के आगे रहेगा, एक फुट की हील दूसरे फुट के टो की बड़े अंगूठे से टच करेगी। पहले आप आंखें खोल के खड़े हो 30 सेकेंड, फिर जैसे ही आप 30 सेकेंड खड़े रहते हैं बिना किसी दीवार के सपोर्ट के, फिर आपको आंखें बंद करके प्रोसीजर स्टार्ट करनी है। इसको और चैलेंजिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ क्रॉस करके चेस्ट पे रख लें। ठीक है। फिर आप खड़े हो सकते हैं, पहले आंखें खोल के फिर आंखें बंद करके। इस तरीके से देखिए, हील टू टो स्टैंडिंग। पहले आप आंखें खोल के करिए, फिर इसको और चैलेंज बनाने के लिए आंखें बंद करिए, फिर और चैलेंजिंग बनाने के लिए दोनों हाथों को क्रॉस कर ले चेस्ट से, फिर करिए। ठीक है। तो ये हुई हील टू टो वॉकिंग। फिर आता है स्टैंडिंग ऑन अ कुशन। किसी दीवार के कॉर्नर में आपको स्टैंड होना है काउच कुशन पे या बहुत सारे पिलो के ऊपर। आपको क्या करना है, आप चाहे तो वॉल को टच करके 30 सेकंड खड़े रह सकते हैं, पर पहले आंखें खोल के। फिर जब ये इजी हो जाए तो आंखें बंद करके भी ये प्रैक्टिस करें। ठीक है। और ज्यादा चैलेंजिंग करना है तो दोनों पंजों को पास पास में रख लें, और चैलेंज लाना है तो क्रॉस कर लें आर्म को चेस्ट के पास। और आप धीरे 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 ऐसे प्रोग्रेशन में जब लेते आएंगे कंडीशन को, तो हम स्टैंडिंग ऑन अ क्वेश्चन में मास्टर्स हो जाएंगे।
इस तरीके से देखिए, कुशन के ऊपर खड़े होना है, सामने टेबल वॉल कुछ भी रख लें ताकि स्टार्टिंग में आप उसको पकड़ के खड़े हो सके, फिर जब आंखें बंद करें फिर आप उसको पकड़ सके इजीली वॉल को। ठीक है, फिर आता है स्टैंडिंग और थ्रोइंग। थ्रोइंग जो करना है, फेंकना वो जो है बॉल को, स्मॉल छोटी रबर बॉल जो होती है उसको हमें हैंड टू हैंड भेजना है आई लेवल के ऊपर, एक हाथ से दूसरे हाथ में भेजना है पर ऊपर की तरफ। ठीक है, आई लेवल के ऊपर की तरफ, ये देखिए इस तरीके से हमें खेलना है बट आई लेवल के ऊपर। दूसरा, हमें बॉल पास करनी हैंड टू हैंड पर नी लेवल पे या फिर नी के नीचे। ठीक है, ये आपका स्टैंडिंग और थ्रोइंग। फिर आता है स्टैंड करना, हील पास पास रखे, सामने की तरफ देखना है, दोनों पंजे दोनों हील पास पास रखनी है और बैलेंस बनाना है। फिर दूसरा हम कर सकते हैं स्टैंड होना 1 फुट पे, 1 फुट आप ऊपर उठा ले, जैसे कि देखिए इसमें दिख रहा है, 1 फुट पे खड़ा होना है वॉल सपोर्ट के साथ, एक पर ऊपर हवा में रख ले। ठीक है, तो ये भी आपको मेंटेन करना है, पहले आंखें खोल के फिर आंखें बंद करके। ठीक है, स्टैंडिंग हील टुगेदर और स्टैंड ऑन अ फुट। फिर आता है मिसलेनियस एक्टिविटी जैसे कि स्टूपिंग, स्ट्रेचिंग, बैंडिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग। वॉल की मदद से भी आप स्क्वाटिंग्स कर सकते हैं, नीलिंग कर सकते हैं, दोनों घुटनों के बल बैठना, पैर चिपका के स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, उधर सकते हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। फिर आता है वॉकिंग। अब जो बैलेंस के पेशेंट होते हैं, जो अकॉस्टिक न्यूरोमा के पेशेंट होते हैं, इनमें बैलेंस कम रहता है तो ये वॉक भी इजीली नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के अब कैसे वॉक करवाएं हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला वॉकिंग एक्सरसाइज है आपकी वॉक एंड स्टॉप। वॉक करना है 5 स्टॉप, 5 स्टेप्स, फिर एकदम से रुक जाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फील करना है कोई डिजीनेस तो नहीं आ रही है, फिर इसे रिपीट करना है। और ऐसे करते करते आपको 5 फीट 15 मीटर चलना है और इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करना है। जैसे जैसे आप इसमें मास्टर्स होते जाएंगे तो आपको 100 फीट भी वॉक करना है। ठीक है, आप चाहे तो अपना प्रोग्रेशन चार्ट भी बना सकते हैं कि मैं इतने मील चली थी या इतने दूर चली थी तो मुझे चक्कर आए थे, अभी नहीं आ रहे हैं इतने दूर चलने पे, अब इस लेवल पे आ रहे हैं, तो इस तरीके का आप प्रोग्रेशन भी बना सकते हैं। फिर आता है वॉक एंड टर्न अराउंड। इसमें आपको 5 स्टेप चलना है, उसके बाद आपको टर्न होना है और फिर से वॉक बैक, पीछे की तरफ आना है। ठीक है, 10 सेकेंड तक वेट करना है कि कोई घबराहट जैसी चक्कर जैसी चीजें तो नहीं हो रही हैं, फिर इसे रिपीट करना है 5 टाइम। ठीक है, इसे 2 बार करना है, स्लोली वॉक करके इसके रिपीटेशन बढ़ा देने हैं। ठीक है, फिर आता है वॉक एंड टर्न योर हेड एक्सरसाइज। इसमें आपको वॉक करना है, हेड जो रहेगा पहले राइट में फिर लेफ्ट में टर्न करना है हर एक स्टेप के साथ। ठीक है, 50 फीट तक आपको वॉक करने की कोशिश करनी है। जब आप वॉक करेंगे 50 फीट तक तो हेड जो रहेगा, पहले आपको कैसे राइट देखना है, एक स्टेप रखा राइट साइड देखा, दूसरा स्टेप रखा लेफ्ट साइड देखा, हेड। ठीक है, फिर दूसरे में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टेप रखा ऊपर की तरफ देखा, एक स्टेप रखा नीचे की तरफ देखा। ठीक है, फिर इसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक स्टेप रखा फिर हेड को साइड में चिपका लिया, जैसे कि हम कान से शोल्डर को मिला लेते हैं ना, इस तरीके से हमने कर लिया। तो इन 3 तरीके से आप वॉक एंड टर्न कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, ठीक है, एक्सरसाइज करने में ज्यादा सिम्टम आए, पर जितनी ज्यादा वॉकिंग आप डिफिकल्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इस एक्सरसाइज को 2 बार करना है, आप चाहे तो इसका भी प्रोग्रेशन चार्ट बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए, स्टेप रखना है, हेड टर्न करना है,
स्टेप रखना है, ऊपर देखना है, स्टेप रखना है, दूसरी तरफ देखना है, स्टेप रखना है, नीचे देखना है। ठीक है, इस तरीके से वॉक एंड टर्न एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर आता है वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन में वॉक करना है, हील टू टो वॉकिंग करते हैं इसमें। यानी कि जो भी मैंने हील टू टो स्टैंडिंग बताया था, उसी में आपको हील टू टो वॉकिंग करना है। ये देखिए, इस तरीके से दोनों हाथों को चेस्ट से ऐसे क्रॉस कर ले, एक लंबी लाइन खींच ले, उस पे आपको हील टू टो वॉक करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है बैलेंस के लिए। फिर आता है वॉकिंग कंबाइन विद द हेड टर्निंग। इसमें आपने एक ओपन स्पेस में वॉक करना है, स्ट्रेट लाइन में वॉक करना है। हेड और आई लेफ्ट और राइट होते रहेंगे हर एक स्टेप के साथ। अगर आपने स्टेप रखा है एक, या तो लेफ्ट या तो राइट, तो उसी तरीके से आप हेड को भी टर्न करेंगे, या तो लेफ्ट या तो राइट। 20 फीट तक आपको ये करना है। इस प्रोग्रेस को 3 बार करना है, और एंटायर प्रोग्रेस को 3 बार इससे ज्यादा करते हैं तो आप इसमें नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, और फिर इसे रिपीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप आंखें खोल के करें, फिर आंखें बंद करके इसको परफॉर्म करें इस तरीके से। ठीक है, फिर लाइंग डाउन, सिटिंग पोजीशन में आना है बेड के ऊपर। फिर आपको सिटिंग में स्ट्रेट सामने देखना है। फिर फट से आपको लेफ्ट साइड स्विंग करना है अपने फीट को, और लेफ्ट साइड लेट जाना है। 30 सेकेंड वेट करना है कि सिम्टम रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं। फिर यही सेम आपको प्रोसीजर जो है दूसरे साइड भी करना है। ठीक है, तो ये हुआ लाइंग डाउन। फिर आता है आइज की गेज एक्सरसाइजेस। आइज एक्सरसाइजेस में जो गेज एक्सरसाइज, गेज स्टेबलाइजेशन टिप्स जो होती हैं, इसके क्या क्या टारगेट होते हैं इन चीजों को करने के, आइस एक्सरसाइज करने के, हम इनके बारे में पहले जान लेते हैं। टारगेट में सबसे पहला आता है कि फोकस। ब्लरी नहीं होना चाहिए, स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, हेड के साथ मोशन नहीं करना चाहिए, एकदम फोकस होना चाहिए टारगेट भी। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत हल्का सा हेड मूवमेंट करें, यही कोई 45 डिग्री का। ठीक है, स्पीड जो होती है हेड मोशन की वो हमें बढ़ानी है, किसी टारगेट पे फोकस करके हम ये बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई चश्मा पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं, तो उसे पहने हुए भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो होती है प्रोवोक करती हैं डिजीनेस और नोजिया को। इसीलिए कभी कभार अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो पहले उसे रिजॉल्व होने दें, फिर आई एक्सरसाइज करें। रेस्ट करें बिटवीन ईच एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट करें, ताकि आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो सके। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करें, अगर सेफ्टी का ध्यान रखें स्टैंडिंग पोजीशन में, खास करके स्टैंडिंग पोजीशन में हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आता है गेज स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या करना है, आई को फिक्स्ड करना है एक सिंगल स्टेशनरी टारगेट पे, और उसे खुद से 3 से 10 फीट दूर रखना है। हमें हेड को मूव नहीं करना है साइड टू साइड, हमें हेड मूव करना है साइड टू साइड। इस तरीके से देखिए, हेड में मूव करना है। ठीक है, एक टारगेट रखा, ठीक है, स्टेशनरी टारगेट रखा 3 से 10 फीट दूर। अब हमें हेड को मूव करना है 30 सेकंड के लिए, रिपीट करना है 3 बार। अब इसे हमें रिपीट करना है जब हम हमारे हेड का मूवमेंट ऊपर नीचे करें। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये एक स्टेशनरी टारगेट है। अब हमें साइड टर्न करना है, हेड को भी, आंखों को भी, नीचे भी, ऊपर भी, और एंगुलर में भी। ठीक है, अगर ये प्रोग्रेशन में आ जाता है तो स्टार्टिंग में आप सिटिंग पोजीशन में करें, सिटिंग से स्टैंडिंग में आए, स्टैंडिंग में आप पंजे साथ में रख के करें, हील टू टो स्टैंडिंग में करें, मार्च प्रेस करते हुए कर दें, स्टैंडिंग ऑन अ फॉर्म में रख के कर दें। किसी भी तरीके से आप प्रोग्रेशन में लाएं तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेशन में बढ़ाते जाए। ठीक है, इसे और डिफिकल्ट बनाने के लिए आप बिजी वॉलपेपर यूज कर सकते हैं पीछे, और फिर ये कर सकते हैं, तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा तो आपको उस डिस्ट्रैक्शन को रोकना भी पड़ेगा और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। फिर आता है स्मूथ परस्यूट। इसमें एक सिंगल टारगेट होल्ड करना है, आइस को फिक्स करना है उस टारगेट पे,
स्लोली मूव करना है साइड टू साइड 30 सेकेंड तक, और हेड आपका स्टिल वही पोजीशन में रहेगा। आप इसे पहले सिटिंग में परफॉर्म करें, फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आए अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो। ये भी आपको दिन में 3 बार करना है इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है हेड एंड आई सेम डायरेक्शन। होल्ड करना है एक सिंगल डायरेक्ट टारगेट को, कार्ड या पेंसिल को आके उस पर फिक्स करनी है। स्लोली उस टारगेट को क्या करना है, मूव करना है। हेड और आई भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसे भी स्टार्टिंग में सिटिंग पोजीशन में करें, फिर जैसे प्रोग्रेशन आ जाए आप स्टैंडिंग में करें। इसे और डिफिकल्ट बनाने के लिए हम बिजी वॉलपेपर यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड में। इसके भी 3 सेशन पर डे होंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है हेड एंड आई अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसमें हमें टारगेट होल्ड करना है, कोशिश करनी है आई को फोकस करें हम उस पे, और फिर धीरे धीरे टारगेट मूव करना है। जब हम मूव करेंगे हमारे हेड को अपोजिट डायरेक्शन में, तब टारगेट को देखते हुए 30 सेकेंड तक होल्ड करना है, ठीक है। यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा कोई टारगेट हमने रखा इस तरीके से, देखिए सिंपल हमने टारगेट रखा, हेड स्टिल है, हेड ने मूव किया, आंखें उसी पे हैं बट, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। इसे कंटिन्यू परफॉर्म करना है इन एक्सरसाइजेस को 2 बार दिन में, ताकि रिजॉल्व हो सके सिम्टम। और ये एक्सरसाइज अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई सिम्टम तो इसे ना करें। और आप चाहे तो वॉकिंग करते टाइम भी ये कर सकते हैं। आप 5 बार वॉक कर सकते हैं वीक में, ठीक है। 5 मिनट के लिए वॉक कर सकते हैं। लेंथ ऑफ वीक जो वॉकिंग होगा वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हेड एंड आई अपोजिट डायरेक्शन में एक्सरसाइज। फिर आती है फेशियल एक्सरसाइज, जो कि इसमें फेशियल पाल्सी, फेशियल पैरालिसिस के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो अगर अकॉस्टिक न्यूरोमा के पेशेंट को ऐसी कंडीशन बन जाए कि फेशियल एक्सरसाइज की कंडीशन बन जाए, तो इसमें हम क्या क्या एक्सरसाइज देते हैं अब हम ये देखते हैं। आपको सबसे पहले तो मिरर के सामने बैठना है। फिर जेंटली आपको अपनी आईब्रोज को ऊपर उंगली रखनी है, और इसे इस तरीके से ऊपर उठाना है फिंगर्स की मदद से, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों आईब्रोज को नीचे भी झुकाना है, ठीक है। नाक सिकोड़नी है, ठीक है। गहरी सांस खींचनी है जिससे कि जो आपके नथुने हैं वो फूलें, ठीक है। अगर एक साइड की मसल ड्रॉप हो गई है तो दोनों हाथों की मदद से खींच के स्माइल फेस बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर करना है दोनों साइड, राइट और लेफ्ट दोनों साइड स्माइल पोजीशन आपको मेंटेन करना है। आप चाहे तो एक फिंगर का यूज कर सकते हैं। इस पोजीशन में क्या करें, फिंगर को दूर लेके जाएं, आपके स्माइल फेस से रिंगाते हुए, स्ट्रोक करते हुए उसे दूर लेके जाएं। आप चाहे तो लिफ्ट कर सकते हैं माउथ के कॉर्नर को, ठीक है। खुद से भी कर सकते हैं और अपने हाथों से भी, उंगलियों से भी कर सकते हैं। ये आपका हुआ फेशियल एक्सरसाइजेस। फिर आता है एक्सरसाइजेस आंखें क्लोज करने के लिए। तो सिंपली बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं। नीचे देखना है, फिर आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है आपकी आंखों के ऊपर। ध्यान रखना है कि इंडेक्स फिंगर का नाखून वाला साइड रखना है। फिर दूसरे हाथ से पूरी आईब्रोज के ऊपर उठाना है ताकि पूरी आईब्रो पे स्ट्रेचिंग आए। तो ये आपका जो आईलिड ड्रॉप हो जाता है उसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ये। फिर आपको आंखों को दोनों को साथ में बहुत तेजी से जकड़ के बंद करना है। फिर जैसे हम सूरज को देखते हैं तो हमारी आंखें एकदम से चमचमा के छोटी छोटी सी देखने लगती हैं, इस तरीके की भी आंखों को हमें बनाना है, ठीक है। तो ये हुआ आई एक्सरसाइज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अकॉस्टिक न्यूरोमा, इसका ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको पसंद आया हो, आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।